आज हम 18वीं शताब्दी का क्या देखेंगे? सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। 18वीं शताब्दी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उससे पहले भारतीय इतिहास में 2 दौर ऐसा रहा है भारतीय इतिहास में 2 दौर ऐसा रहा है, जब भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल मची है। इससे पहले एक तो रहा है 600 बीसी के बाद वाली घटना में, 600 बीसी के बाद। एक वो समय रहा है जो हम 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय पढ़ते हैं, लगभग ये 1000 साल का जो समय है, ये सामाजिक उथल-पुथल इसमें भी बड़ी लंबी-चौड़ी होती है। हम देखते हैं कि इसमें कई नए-नए साम्राज्य उठ खड़े होते हैं, सॉरी, कई नए-नए वर्ग उठ खड़े होते हैं, नए-नए वर्गों का समाज में उदय हो जाता है भारतीय समाज में। भारतीय समाज में जो नए-नए वर्गों का उदय होता है, वो नए-नए व्यवसाय के आधार पे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसी में हम देखते हैं नए जो एक राजपूत वर्ग का भी इसी दौर में उदय होता है। वो राजपूत वर्ग के बारे में आपको लोगों को पता भी होगा पहले से। जैसे एक हमने नाम सुना है जो गोंडवाना की राजकुमारी हुआ करती थी, गोंडवाना की रानी जो थी, है ना? उनके बारे में सुना होगा आपने। तो ये कुछ ऐसे सामाजिक उथल-पुथल हुए थे। ये जो है आपकी 18वीं शताब्दी का जो भारत है, इसमें भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। अच्छा, जब भी परिवर्तन हुआ है ना, तब कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यक्ति, धर्म अलग से आया है, उसी की वजह से समाज में उथल-पुथल मची है। 600 बीसी के बाद की घटना देखेंगे तो बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। इस दौर में जब देखते हैं तो इस समय विदेशी आक्रमणकारी आ जाते हैं, विदेशी आक्रांता आते हैं, उनकी वजह से होता है। तो इसमें हालांकि सामाजिक आर्थिक प्रगति भी होती है, सांस्कृतिक प्रगति होती है, व्यापारिक प्रगति भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो ये वाला दौर है 18वीं शताब्दी का, 18वीं शताब्दी में जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का एक नया दौर शुरू होता है, ये क्या करता है? कहीं ना कहीं समाज के बंधनों को या समाज में जो जुड़ाव है उसको तोड़ने का काम करता है। कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो हमारी बरकरार रहती है पहले, वो कहीं ना कहीं तहस नहस होने की कगार पे होती है। कहीं ना कहीं लोगों का सरकार से भरोसा भी टूटने लगता है। कहीं ना कहीं कृषि बदहाल स्थिति में पहुंच जाती है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि समाज में जो क्या बोलते हैं, एक जो समाज में कई सारी प्रथाएं चला करती थी, उन प्रथाओं का भी विघटन शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं इस दौर में, और इन सबके पीछे जो मूल कारण रहा है वो कहीं ना कहीं राजाओं की अस्थिरता या शासन की अस्थिरता रही है, शासक वर्ग की अस्थिरता रही है, साथ ही साथ ब्रिटिश नीतियां रही हैं उसके लिए जिम्मेदार। ठीक है ना? तो इस दौर में वही चीजें पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी का भारत है, लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी रही है। अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी का भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांग, अफसरों का अत्याचार, सामंत लगान के ठेकेदार, जमींदारों की धनलिप्सा, लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं के आक्रमण प्रत्याक्रमण और सेना में देश में फिरने वाले अन्य गिनत दुस्साहसिकों की लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया था। इस समय की स्थिति जो खराब रही है, उसका एक मूल कारण यह भी रहा है कि देश में इस समय वर्तमान मतलब जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। और केंद्रीकृत सत्ता के अभाव ने क्या कर दिया? देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया। हमने जैसे पढ़ा भी है, बंगाल में एक नई व्यवस्था लागू होती है, हालांकि वो मुगल कालीन व्यवस्था के ही आधार पर शुरू की जाती है, लेकिन उसमें एक इजारेदारी टाइप की व्यवस्था आती है जिससे ठेकेदारों को जन्म देता है, नए नए जमींदार वर्गों का उदय होता है। किसानों के लिए थोड़ी सी सहूलियत तो दी जाती है, फिर भी किसानों की हालत खराब रहती है, किसानों की हालत दयनीय अवस्था में पहुंच जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। जो इजारेदार तैयार हुए थे, शासकों ने जो तैयार किए थे बंगाल क्षेत्र में, वो सिर्फ इजारेदारों के साथ एक समझौता ये था कि इतना हिस्सा हमको देना है, इतना हिस्सा अपने पास रखना है, लेकिन ये बात कभी निश्चित नहीं की गई, चाहे शासक रहे हों, चाहे फिर ब्रिटिश कार्यकर्ता या कर्मचारी रहे हों, किसी ने भी इस बात के लिए कभी जोर नहीं दिया कि भैया किसानों से क्या लिया जाएगा, किसानों से कितना वसूलना, इस बात पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो कई सारी चीजें इसमें जिम्मेदार मानी जाती हैं। जैसे हमने क्या इसमें यहाँ पे देखा, राज्य की जो बढ़ती हुई राजस्व मांग थी, अफसरों का अत्याचार था, सामंत लगान के ठेकेदार, जमींदारों की धनलिप्सा थी, लूट खसोट, प्रतिद्वंदी सेनाओं का आक्रमण प्रत्याक्रमण, देश में फिरने वाले अनगिनत दुस्साहसिकों की लूटपाट से जनजीवन बिल्कुल दयनीय हो गया था।
मतलब एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और उसका जवाब हो जाएगा ये सब कुछ, जितना भी हमने अंडरलाइन किया ये सब कुछ उसका सही उत्तर हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी के भारत पर्याप्त गति से आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। उसका मूल कारण क्या रहा है? तो उसका मूल कारण ये रहा, राज्य की बढ़ती हुई राजस्व की मांग पहला कारण है। अत्याचार भी है, सामंतों का उदय लगा, ठेकेदार के उदय होते, नए नए ठेकेदार बन जाते हैं, जमींदार वर्ग का उदय, मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये उसका मूल कारण है जिसकी वजह से 18वीं शताब्दी में भारत अच्छी खासी स्पीड से आर्थिक सामाजिक विकास नहीं कर सका। यहां तक बात, उन दिनों का भारत विषमताओं का भी देश हो गया था। अत्यंत दरिद्रता, समृद्धि, धन संपदा साथ साथ पाई जाती थी। वो जो दौर था, दोनों चीजें थी, गरीब भी था, अमीर भी था। एक तरफ वो वर्ग है जो महल में रह रहा, एक तरफ वो भी वर्ग है जो झोपड़पट्टी में रह रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ देखी जा सकती हैं। उन सबके पीछे का कारण ये है, एक तरफ भोग विलास में डूबे धनी शक्तिशाली सामंत थे, दूसरी ओर पिछड़े उत्पीड़ित पिछड़े किसान थे जो किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर पाते थे। उन्हें सब प्रकार के अत्याचार अन्याय को सहना पड़ता था। इतना होने पर भी भारतीय जनता का जीवन सब मिला जुला कर उतना खराब नहीं था जितना 19वीं सदी के अंत में 100 वर्षों से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुआ। फिर भी सबका काम चल ही रहा था, क्योंकि जो लोग थे वसूलने वाले, जो जमा करने वाले, वो सब भारत के ही थे, तो थोड़ी सी सहूलियत दे दी जाती थी। एक आपने सुना होगा तकाबी, तकाबी शब्द हमने बताया आप लोगों को। ये तकाबी शब्द क्या है भाई? तकाबी शब्द के बारे में क्या था? वेरी गुड। तो तकाबी ऋण का मामला उस समय का ध्यान रखना। आमतौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा 18वीं। देखो एक चीज और याद रखना, एक यहां पे प्रश्न भी आपको मिल सकता है कि सब कुछ, ये सारी समस्याएं बताने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, सब मिला जुलाकर किसानों की स्थिति या जनता की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी कि 100 साल से अधिक के ब्रिटिश शासन के बाद हुई थी। मतलब ये है कि ब्रिटिशों का जब शासन 100 साल का हो गया तो उस समय हालत और भी खराब हुई, बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके पीछे कारण क्या रहे हैं अब यहाँ पे देखेंगे। नील की खेती। अभी देखिए, 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई जड़वत थी। सदियों से उत्पादन के तकनीक ज्यों के त्यों रहे। किसान तकनीकी पिछड़ेपन से उत्पादन होने वाली कमी को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करता था। तकनीकी पिछड़ापन था कृषि क्षेत्र में। एक तो आपको यह ध्यान रखो, तकनीकी पिछड़ापन। वस्तु उसने उत्पादन के क्षेत्र में करिश्मा दिखाए, उसे आमतौर से जमीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुर्भाग्यवश उसे अपने परिश्रम के फल नहीं मिल पाते थे। जब उसके उत्पादन पर ही शेष समाज निर्भर था, तथापि उसका अपना पारितोषिक अत्यंत अपर्याप्त था। राज्य, जमींदार, जागीरदार, लगान के ठेकेदार ने उससे अधिकतम रकम उगाहने की कोशिश की। और ये बात जिस हद तक मुगल राज्य के लिए सही थी, उतनी ही हद तक मराठा या सिख सरदारों मुगल राज्यों के अन्य उत्तराधिकारियों के लिए भी सच थी। मतलब यहाँ पे अगर समझे तो 100 साल के बाद ऐसी क्या स्थिति आई, क्यों इतनी खराब स्थिति हुई इनकी, उसके पीछे देखिए कारण तो एक तो यही है कि तकनीकी प्रगति, कृषि में तकनीकी प्रगति नहीं थी। मेहनत हालांकि कर लेते थे किसान, उतना सारा इंतजाम नहीं हो पाता था जिस हिसाब से मेहनत करते थे। इसके अलावा जो नए नए वर्गों का उदय बीच बीच में हो रहा था, जैसे एक बोले तो बीच में ब्रोकर्स, क्या बोलते हैं ब्रोकर्स, ठीक है, बिचौलिया, बिचौलिया। हाँ, बिचौलियों का उदय हुआ, उससे भी समस्या आई। राजस्व वसूली का जो तरीका रहा, उसने भी इसमें समस्या खड़ी की। इसलिए इन किसानों की हालत या जनता की हालत बद से बदतर हुई। और किसानों को अगर उनके मेहनत के हिसाब से, उनके परिश्रम के हिसाब से उनको उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता है, या उनको उसका मूल्य नहीं मिलता है उनकी मेहनत का, तो जाहिर सी बात है किसान किस बात के लिए खेती करेगा, किस बात के लिए मेहनत करेगा भाई? बात समझ रहे हैं ना? यही कुछ कारण भी रहे हैं जिसकी वजह से बंगाल जो सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था, वो एक समय ऐसा आता है कि वो अकाल महामारी का क्षेत्र बन जाता है पूरी तरह से। कुछ ऐसे ही कारण रहे। यदि भारतीय गांव बहुत हद तक स्वावलंबी थे, बाहर से थोड़ा सा ही आयात करते थे, संचार के साधन पिछड़े थे, इसके बावजूद देश के अंदर और एशिया, यूरोप के देशों के साथ मुगलों के शासनकाल बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। भारत फारस की खाड़ी के इलाके से मोती, अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए, भारत क्या करता था, फारस की खाड़ी से क्या क्या करता था भाई? मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवा, गुलाब जल, अरब से कहवा, सोना, दवा, शहद, चीन से चाय, चीनी मिट्टी, रेशम, तिब्बत से सोना, कस्तूरी, ऊनी कपड़ा, सिंगापुर से टेन, इंडोनेशिया द्वीप से मसाला, इत्र, शराब, चीनी और अफ्रीका से हाथी दांत, दवा, तथा यूरोप से ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा जैसी वस्तुएं और कागज का आयात करता था। कहां से किस चीज का आयात हो रहा है, यह बात हमको पता रहनी चाहिए। भारत के निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। भारत की सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक वस्तु क्या थी भाई? वो थी सूती वस्त्र।
भारतीय सूती कपड़े अपनी उत्कृष्टता के लिए सारी दुनिया में मशहूर थे, उनकी हर जगह मांग थी। भारत कच्चा रेशम, रेशमी कपड़ा, लोहे का सामान, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च, अन्य मसाले, रत्न, औषधियां भी निर्यात करता था। ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ सूती वस्त्रों का ही निर्यात करता था, बल्कि ये इसके साथ साथ कच्चा रेशम भी भेजता था। रेशमी कपड़े, लोहा, कच्चा लोहा का जो सामान होता था, नील, सोरा, अफीम भी होती थी उसमें, चावल, गेहूं, चीनी, काली मिर्च और अन्य मसाले जो रत्न आभूषण, ये सब चीजें क्या करते थे, भारत से निर्यात किए जाते थे। ठीक है, आयात करने वाली चीजें क्या क्या हैं और निर्यात करने वाली चीजें क्या क्या हैं, इन पर हमको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, चूंकि भारत हस्तशिल्प और कृषि के उत्पादन में कुल मिलाकर स्वावलंबी था, इसलिए वो बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। खाने पीने का सामान है ना, हस्तशिल्प जो सामान है, आज भी आप देखें तो हमारे यहाँ क्या है भाई, हस्तशिल्प के रूप में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं आपको। आपको मिल जाएगा हसिया, कुदाल, फावड़ा, ये सब मिल जाएगा ना आराम से। इसके साथ साथ मिट्टी का बर्तन, दीपक, ये भी चीजें मिल सकती हैं। काठ के सामान, काठ के खिलौने, खिलौने उलौने भी तो हम सबके यहाँ अच्छे खासे होते हैं। हस्तशिल्प उद्योग में यही सब तो आएंगे, और क्या आएंगे। और कालीन, कालीन नहीं है, कालीन भी हस्तशिल्प का ही मामला आता है उसमें। और ऐसे ऐसे जो चीजें हैं वो सब इसी में आएंगी। तो इन सब का हम निर्यात करते थे, आयात करते थे, तो ध्यान रखिए इसका। तो कृषि, हाथी का दांत तो भारत निर्यात करता है। बड़े पैमाने पर आयात विदेशी वस्तुओं को नहीं करता था। दूसरी ओर उसके औद्योगिक और कृषि उत्पादनों के लिए विदेशों में नियमित बाजार था, फलस्वरूप उसका निर्यात उसके आयात से अधिक होता था। हमारा जो निर्यात था कैसा था, हमारे आयात से कहीं ज्यादा होता था। बोला जाए तो व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में हुआ करता था, है ना। उस समय राजा रजवाड़ों का जो समय था, उस समय की बात हो रही। विदेश व्यापार को चांदी सोने के आयात द्वारा संतुलित किया जाता था। असल में भारत बहुमूल्य धातुओं के खजाने के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो व्यापार असंतुलन, मान लीजिए जो व्यापार में हमको थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी लगती थी ना, तो हम उसकी भरपाई कैसे करते थे, चांदी और सोने के आयात से। ठीक है ना। जब ये उस समय 18वीं शताब्दी का ही बात है, लेकिन उस समय की बात है जब उपनिवेशवादी शक्तियां यहाँ पर अपनी पकड़ नहीं बना रखी थी। भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इस विषय पर मुख्य दृष्टिकोण ऐसा है कि 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई, अनेक इलाकों में कानून व्यवस्था भंग हो जाने से देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दावेदारों, विदेशी आक्रमणकारियों ने लूट लिया। कई ऐसी चीजें, घटनाएं हुई हैं। हमने शुरू में ही बताया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्या होता है, केंद्रीकृत सत्ता का अभाव हो जाता है, और जहां जो जैसा पाता है जिस क्षेत्र में, अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करता है। जाहिर सी बात है, जो अपनी साम्राज्य स्थापित करेगा वो उस क्षेत्र में नई नई व्यवस्थाओं को लागू ही नहीं करेगा, बल्कि वहां के संसाधनों का दोहन भी उसी हिसाब से करेगा। लेकिन एक बात और है कि जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके क्षेत्र में संसाधन नहीं है, या फिर यूं कहें जिसका क्षेत्र संसाधन विहीन है, वो क्षेत्र का राजा क्या करेगा, दूसरे संसाधन संपन्न वाले क्षेत्र पर धावा भी बोलेगा, लूट खसोट मचाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपस में ही युद्ध छिड़ा रहेगा, आपस में ही लड़ाइयां होती रहेंगी। कहीं कोई बंदरगाह किसी के राज्य में पड़ता है, अब उसके बंदरगाह का युद्ध सबको करना है, भैया कैसे करे, लड़ाई करो, पहले उनका बंदरगाह छीनो, कहीं वो उनका बंदरगाह छीन रहे, कहीं वो उनका बंदरगाह छीन रहे। और बंदरगाह ही एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से हमारा विदेश व्यापार, या फिर बोले आयात निर्यात, विदेशों से आयात निर्यात हमारा संभव हुआ था। ठीक है ना। 18वीं सदी में गैर उपनिवेशी, 18वीं सदी के दौरान लगातार लड़ाई, अनेक इलाकों में कानून व्यवस्था भंग हो जाने, देश के आंतरिक व्यापार को हानि पहुंची। अनेक व्यापारिक केंद्रों को सत्ता के दावेदारों, विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा। अनेक व्यापारिक मार्ग डाकुओं के संगठित दलों से भरे हुए थे। व्यापारी और उनके काफिले लगातार लूटे जाते रहे, यहाँ तक कि दो शाही शहर दिल्ली और आगरा के बीच की सड़क भी लुटेरों से सुरक्षित नहीं थी। आपकी गैर उपनिवेशवादी दौर में या फिर उत्तरवर्ती मुगल दौर में ऐसा कुछ करके भी पूछा जा सकता है सवाल कि भारत का व्यापारिक जो भारत का जो व्यापार था, व्यापार व्यवस्था थी, वो नष्ट क्यों हो गई। उसके नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या रहा है। तो एक तो कारण यही रहा, आपस में ही लड़ाइयाँ, आंतरिक विद्रोह, उनके षड्यंत्र, ये चीजें रही हैं। इसके साथ साथ जो एक केंद्रीकृत सत्ता होनी चाहिए वो नहीं थी, मतलब केंद्रीकृत सत्ता का अभाव भी रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे राज्यों के उदय ने भी इसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें विदेशी व्यापार हमारे कैसे हो गए, प्रभावित हुए। ठीक है ना। कैसे प्रभावित हुए, सकारात्मक या नकारात्मक, तो भैया नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ कारण है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब सर, केंद्रीकृत सत्ता को इस समय क्या हुआ, स्वायत्त प्रांतीय सरकार और असंख्य
असंख्य स्थानीय सरदारों के उदय के साथ सीमा शुल्क की चौकियां भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। तो सरदार जो स्थानीय सरदारों का उदय हुआ, उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र को, सबको अपना क्षेत्र सुरक्षित रखना था। अपने क्षेत्र में कोई किसी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना था या किसी के भी प्रवेश पर टैक्स लगाना था। व्यापार अगर रास्ते से उनके होकर गुजर रहा है तो उससे टैक्स वसूलना है। उसके लिए क्या करना होगा, उन शासकों को अपने अपने सीमाओं पर पुलिस चौकी नहीं, मतलब एक चौकी बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या किया सरदारों ने, अपनी अपनी सीमाओं पे एक एक चौकी बना दी थी। ठीक है, चौकियां इसलिए बनाई गई थी। इन सब कारणों का लंबी दूरी वाले व्यापार पर नुकसानदेह असर पड़ा। सामंत ही विलास की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। अच्छा, इसमें व्यापार को सबसे बड़ा नुकसान कैसे होता है? मान लीजिए अभी तो क्या हुआ कि एक सामान है, बंगाल से निकला, गुजरात जा रहा था और गुजरात पहुंचा है, यहां से निकला यहां पहुंचा, इसकी सीमा में प्रवेश लिया है तो यहां पे इसको टैक्स भरना पड़ा, सीमा शुल्क इसको देना पड़ा है। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि यहां पर कोई और है, फिर यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे फिर कोई और है, फिर यहाँ पे कोई और है, फिर यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कई सारे शासक भर जाए, तब क्या होगा, सब लोग टैक्स लेगा। ये लिया एक बार में 100 रुपया, अब ये लोग क्या लेंगे, ये कहेंगे भैया सीमा शुल्क तो 100 रुपया है, 100 ये भी लिया, 100 सबने 100 रुपये निकाल लिए। उस बेचारे का किलो का हिसाब है 200 रुपया, किलो का हिसाब है 20 रुपया, तो उसके सामान की कीमत बढ़ जाएगी ना फिर, और जब सामान की कीमत बढ़ेगी तो उसको खरीदार भी कम मिलेंगे। बात समझे ना? तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना है। चलिए आगे चलें। सामंत ही विलास की वस्तुओं के सबसे बड़े उपभोक्ता थे। विलास की वस्तुओं का ही व्यापार होता था। सामंतों के गरीब होने से आंतरिक व्यापार को भी धक्का लगा। आंतरिक व्यापार को धक्का लगने का मूल कारण क्या था? सामंतों का गरीब होना। सामंत गरीब क्यों हुए? क्योंकि इस समय, ये जो समय है, उस समय अंग्रेज सत्ता अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई थी। ठीक है, सामंतों के गरीब होने से आंतरिक व्यापार धक्का लगा। दूसरे इतिहासकारों का मानना यह है कि राजनीतिक परिवर्तनों, आंतरिक व्यापार संबंधी झगड़ों को प्रायः बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। विदेश व्यापार पर इसका असर भी जटिल और अलग अलग तरह का था। विदेश व्यापार पर, जहां समुद्री व्यापार का विस्तार, वहीं फारस और अफगानिस्तान के रास्ते होने वाला व्यापार अस्त व्यस्त हो गया। हो सकता है वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं रह गए, इसलिए उधर से व्यापार नहीं हुआ स्थलीय क्षेत्र से, लेकिन समुद्री व्यापार में थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिलती है। जिन राजनीतिक कारकों ने व्यापार को धक्का पहुंचाया, उन्होंने शहरी उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव डाला। राजनीतिक कारक हमने पहले बता रखे हैं, इन्होंने ही शहरी उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव डाला। अनेक समृद्ध शहर, उन्नत उद्योगों को, केंद्रों को लूट लिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया। अच्छा, शहर क्यों बर्बाद हुई? उनको लूटा गया था, मन भर के लूटा गया। दिल्ली को नादिर शाह ने लूटा, लाहौर, दिल्ली, मथुरा को अहमद शाह अब्दाली ने। दिल्ली को किसने लूटा भाई? नादिर शाह ने। लाहौर, दिल्ली, मथुरा को किसने लूटा? तो अहमद शाह अब्दाली। आगरा को जाटों ने, सूरत, गुजरात के अन्य शहरों, दक्कन को मराठों ने, सरहिंद को सिखों ने लूटा। यह सिलसिला चलता रहा। ये लूट खसोट वाला भी समय है। इस लूट खसोट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है देश के लोगों की या देश की जनता के आर्थिक जीवन स्तर के लिए। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा। इसी प्रकार कहीं कहीं सामंत वर्ग और दरबार की जरूरतों पूरा करने वाले दस्तकारों को अपने संरक्षकों की धन दौलत में कमी आने के कारण क्षति पहुंची, और इससे आगरा, दिल्ली जैसे नगरों का पतन हुआ। आंतरिक और विदेश व्यापार में गिरावट ने भी उन्हें देश के कुछ हिस्सों में धक्का पहुंचाया, और इसके बावजूद देश के अन्य भागों में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के विकल्पों के कारण यूरोप के साथ व्यापार बढ़ने के फलस्वरूप कुछ उद्योगों ने उन्नति की थी। ठीक है, कुछ उद्योगों ने उन्नति की, क्योंकि उन सबका व्यापार व्यवसाय जो था वो यूरोप के साथ चल रहा था। इसीलिए नए सरदारों के आविर्भाव का फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी, पटना जैसे नगरों का उदय हुआ। जो नए सरदारों का उत्पन्न होता है, नए सरदारों का जो जन्म होता है, उन सब की वजह से इन कुछ शहरों का भी उदय हुआ है, फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना। इससे दस्तकारी की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है। ठीक है ना, दस्तकारी की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। क्यों हुआ? अब देखिए, फैजाबाद है या लखनऊ, वाराणसी, पटना है। अब यहाँ पे जो इनके जो शासक है, पटना का शासक है या अयोध्या का, फैजाबाद का शासक या लखनऊ का शासक, वाराणसी का शासक, जो भी है, उसको भी पता है, वो भी चाहता है, वो भी शौकीन है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा कलाकृतियों को भी महत्व दिया जाए, संस्कृति कला का विकास हो, हमारा भी यश गान किया जाए, हमारी भी प्रशंसा की जाए, हमारी भी प्रतिष्ठा बनी रहे, है ना। हम भी क्योंकि शासक हैं, तो हमारे क्षेत्र में हमारी जो जनता होगी वो हमको किस नाम से जानेगी। ये तभी संभव है, ये उसी बात पे संभव होगा कि हम अपनी प्रतिष्ठा को किस हद तक बरकरार रख सकते हैं। उसी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इन सब ने क्या किया? संरक्षण देना
शुरू किया। किसको? कलाकारों को। एक अपने आपने पटना कला के बारे में पढ़ा भी होगा कभी, तो पटना कला में क्या है, जिन्होंने पटना कला को जिन्होंने जन्म दिया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दरबार से पलायित किए हुए लोग थे, जो जाकर किसी न किसी जगह पर बसे हुए थे। वही लोग थे, और जो बसे थे उन्होंने क्या किया, वहां के जो लोकल स्थानीय लोग हुआ करते थे, उनके इंटरेस्ट को जगाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, पटना कला जैसी शैली का विकास किया। पता है ना ये बात? पटना के आसपास के क्षेत्रों में सब अपने काम में आते हैं। ठीक है, दस्तकारी की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है, फिर भी भारत व्यापक विनिर्माण का देश बना रहा। उस समय भी अपनी दक्षता के कारण भारतीय दस्तकार सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। तब भी भारत सूती और रेशमी कपड़ा, चीनी, जूट, रंग सामग्री, खनिज, हथियार, धातु के बर्तन जैसे धातु के उत्पादनों और शोरा तथा तेलों का बड़े पैमाने पर उत्पादक था। कौन? भारत। इतना सब कुछ होने के बाद भारत के पास अभी भी ये सारी चीजें मौजूद थी। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र देखना, इसको नोट डाउन भी कर लेना अपने नोट्स में। कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ कौन से थे? तो बंगाल में भैया ढाका है, मुर्शिदाबाद है, बिहार में पटना है, गुजरात में सूरत है, अहमदाबाद भड़ौच भी है, मध्य प्रदेश में चंदेरी है, महाराष्ट्र में बुरहानपुर, उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस, लखनऊ, आगरा है, पंजाब में मुल्तान और लाहौर, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकागोल, विशाखापट्टनम, कर्नाटका में बंगलौर, तमिलनाडु में कोयम्बतूर और मदुरई। ये कुछ क्षेत्र रहे जो कपड़ा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहे इस दौर में भी। कश्मीर ऊनी वस्त्रों का केंद्र था। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बंगाल में जहाज निर्माण उद्योग विकसित हुआ। तब भी हम सब जहाज निर्माण करते थे भाई। इस संबंध में भारतीयों की महान दक्षता के बारे में एक अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा, जहाज निर्माण में उन्होंने अंग्रेजों से जितना सीखा उससे अधिक उन्हें पढ़ाया है। यूरोपीय कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बने कई जहाज खरीदे थे। ठीक है, असल में 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार उद्योग के प्रमुख केंद्रों में था। रूस के पीटर महान ने कहा था, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। ये शब्द किसका है? ये कथन किसका है? तो पीटर का है भाई। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, एक बार फिर इस मुद्दे पर इतिहासकार एकमत नहीं है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण और छोटे छोटे स्वायत्त राज्यों के उठ खड़े होने से पूरे देश में आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, या भारत के कुछ हिस्सों में व्यापार, कृषि तथा दस्तकारी का उत्पादन फलता फूलता रहा और दूसरे हिस्से में यह अस्त व्यस्त हो गया। आमतौर पर इसमें गिरावट आई, लेकिन कुल मिलाकर विचार किया जाए तो कोई बहुत अधिक हानि नहीं हुई है। ठीक है, ये मत में भिन्नता है इन सब में। मगर सवाल यह नहीं कि कहीं थोड़ी प्रगति हुई, कहीं थोड़ी अवनति हुई, बल्कि प्रश्न मूलभूत आर्थिक ठहराव का है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गुंजाइश थी। आर्थिक जीवन में एक प्रकार की निरंतरता भी थी। 18वीं सदी के दौरान 17वीं सदी के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों में कोई बहुत अधिक सुगबुगाहट या उल्लास नजर नहीं आता है। इसके विपरीत निश्चित रूप से ह्रास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। साथ ही यह भी सच है कि दस्तकारी और कृषि उत्पादन क्षेत्र में 18वीं सदी के भारतीय राज्यों में कम आर्थिक विपन्नता थी, जबकि 18वीं और 19वीं सदी में भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की हालत ज्यादा ही खराब थी। ठीक है, बात करेंगे शिक्षा की। 18वीं सदी में शिक्षा की स्थिति की बात करें तो इस समय भारत में शिक्षा की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई थी। मतलब यह है कि इस समय, मगर कुल मिलाकर वो त्रुटिपूर्ण थी, परंपरागत थी। पश्चिमी दुनिया में हुए द्रुत परिवर्तन से उसका कोई संपर्क नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ जो शिक्षा थी वो कैसी थी? त्रुटिपूर्ण बोलते हैं उसको। वह जो ज्ञान देती थी वही साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र तक ही सीमित था। उसने भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकी तथा भूगोल के अध्ययन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। हम सबने किस पर ध्यान दिया जाता था? तो जो ध्यान दिया वो साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र तक ही सीमित रखे। इसके अलावा हमने कोई भौतिक या प्राकृतिक प्रौद्योगिकी, भूगोल के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया था। उसने समाज के तथ्यगत विवेकपूर्ण अध्ययन से कोई वास्ता नहीं रखा। सभी क्षेत्रों में मौलिक चिंतन को नापसंद किया गया। प्राचीन विद्या पर ही भरोसा रहा सबको। ठीक है, उच्च शिक्षा के केंद्र सारे देश में फैले हुए थे। आमतौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा, धनी, जमींदार देते थे। हिंदुओं में उच्च शिक्षा संस्कृत के माध्यम से होती थी। उच्च शिक्षा हिंदुओं में इस समय की बात है, कैसी होती थी? संस्कृत के माध्यम से होती थी भाई, और मुख्यतः ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। ठीक है, तत्कालीन राजकीय भाषा होने के कारण फारसी शिक्षा हिंदुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय थी। प्राथमिक शिक्षा काफी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव की पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का जरिया क्या था? मुसलमानों में ये काम मस्जिदों में स्थित मकतबों में मौलवी करते थे। मुसलमानों में क्या होता था? ये मस्जिदों में जो मकतब
में मौलवी हुआ करते थे, वो ये सारे काम करते थे, शिक्षा उक्षा देने का। युवा छात्रों को पढ़ने लिखने अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी तथा यद्यपि प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी। इसमें देखिए उच्च जाति का नाम आया हुआ है, तो उस उच्च जाति में कौन कौन आएंगे? ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं और वैश्य भी शामिल रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। उच्च जातियों तक ही प्राथमिक शिक्षा सीमित थी, आपको याद रखना चाहिए ये बात। और हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में ऐसा आपसे पूछ भी लिया है, कथन के रूप में एक स्टेटमेंट दे दिया जाए ऐसा कि प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित थी। तो उच्च जाति का जाति शब्द का प्रयोग यहाँ भी हुआ है ब्राह्मण, राजपूत, वैश्यों के लिए, तो आपको वो स्टेटमेंट सही करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही बोला गया। तथा छोटी जातियों के भी कई लोग बहुधा उसे प्राप्त कर लेते थे। दिलचस्प बात तो ये थी कि उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा कम नहीं थी। ब्रिटिश शासन काल से पहले की स्थिति की बात हो रही है और ये उस समय की बात हो रही है। मान के चले तो अंतिम मुगल सत्ता के पतन के दौर की बात करें अगर, ठीक है, उसी समय की लगभग बात है ये। सब कुछ गड़बड़ है, फिर भी भारतीय शिक्षा इतनी खराब स्थिति में नहीं है, भारत में साक्षरता इतनी खराब स्थिति में नहीं है जितना कि 100 साल के शासन के बाद ब्रिटिशों की जो देन रही है, उतनी खराब स्थिति हमारी इससे पहले नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, दिलचस्प बात। ठीक है, इतना ही नहीं, क्या ये बात याद रखनी है, इतना ही नहीं, 1813 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी लिखा, आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। यदि प्राथमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक मानदंडों से अपर्याप्त था तथा वह उन दिनों के सीमित उद्देश्यों की दृष्टि से पर्याप्त था। यह बात वॉरेन हेस्टिंग्स भी मानता है। ठीक है, तब शिक्षा का एक अत्यंत आनंददायक पहलू यह था कि समाज में शिक्षकों की काफी प्रतिष्ठा थी। खराब बात यह थी कि लड़कियों को विरले ही शिक्षा मिलती थी। यद्यपि कुछ जातियों की कुछ औरतें पढ़ी लिखी थीं, जिसे एक अपवाद ही कहा जा सकता है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बात कर लें। ये क्या है? 18वीं सदी में सामाजिक जीवन संस्कृति की खास बातें जड़ता और भूतकाल पर निर्भर थी। आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट के रूप में आपको याद रखना होगा। शताब्दियों के ये क्या है? शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा सारे देश में सांस्कृतिक सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। आज भी आप देख सकते हैं भारत विविधताओं का देश है, जहां पर 15,000 से अधिक बोलियां बोली जाती होंगी, कई सारी भाषाएं हैं, मतलब हजारों प्रकार की मान्यता वाले लोग यहाँ रहते हैं, कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। सबका अपना अपना व्यवसाय, सबका अपना अपना धर्म है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, सबके अपने अपने त्योहार हैं। त्योहारों का तो देखेंगे जमावड़ा सा लगा है, अलग अलग त्योहार, सबके अपने अपने, है ना। शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सांस्कृतिक एकता के अलावा सारे देश में सांस्कृतिक सामाजिक ढांचे समरूप नहीं थे। ना ही सभी हिंदू और सभी मुसलमान दो भिन्न समाजों में बटे हुए थे। लोग धर्म, क्षेत्र, कबीला, भाषा, जाति के आधार पर विभाजित थे। इतना नहीं, उच्च वर्ग जो कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही कम संख्या में थे, की सामाजिक जिंदगी संस्कृति अनेक दृष्टियों से भिन्न जातियों की जिंदगी और संस्कृति से भिन्न थी। जाति हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता थी। हिंदुओं के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी भाई? जाति। हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत जातियों में बटा हुआ था। अभी आप ब्राह्मणों की बात करेंगे, ब्राह्मण देखिए पता नहीं कितने ब्राह्मण मिल जाएंगे, पांडे, तिवारी, मिश्रा, चौबे, दुबे, उपधिया, पाठक, ऐसे ही गिनते रहो, शुक्ला, पता नहीं और कौन से फिर आ जाएंगे। और अब पांडे में भी और भी पता नहीं कितने तरीके के पांडे मिलेंगे, तिवारी में भी बहुत सारे तरीके के तिवारी मिल जाएंगे। वो आपने मूवी देखी होगी, वो कहता क्या नाम है तो बताता कौन सी जाति, फिर बताता ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण, फिर कहता है वो कौन सा गोत्र बताता है, गोत्र में भी कहता है पांडे, तो फिर कहता पांडे में कौन पांडे, तो वो मूवी में वही बोलता ना कि हाय अल्लाह पांडे पांडे। हाँ सर, अक्षय कुमार वाली मूवी में जो, हाँ उस मूवी में। हाँ। तब उसके सामने अरे अब तो बोल दे अल्लाह का नाम तेरे जबान पे आ गया है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। जातियों का स्वरूप अलग अलग जगहों में अलग अलग था। जाति प्रथा ने लोगों का कठोर विभाजन कर रखा था, सामाजिक क्रम में उनके स्थान स्थायी रूप से निश्चित कर दिए थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में उच्च जातियों ने सब सामाजिक प्रतिष्ठा, विशेषाधिकार पर अपना एकाधिकार कायम कर रखा था। जाति नियम अत्यंत कठोर थे। अंतरजातीय विवाहों की मनाही थी, याद रखना है। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ खाना खाने पर प्रतिबंध थे। कतिपय स्थितियों में उच्च जाति के लोग छोटी जातियों के लोगों का छुआ खाना नहीं खाते थे। बहुधा जातियां ही पेशे को निर्धारित करती थी। एक ये ब्राह्मण जो थे ना बाद में आए,
व्यापार में संलग्न हुए। हमने आप लोगों को जब 7th क्लास की मेरे ख्याल से एनसीईआरटी पढ़ाई थी, तो उसमें क्या बताया था हमने आप लोगों को कि इस समय का जो व्यवसाय था ना, वो स्थिर नहीं था। कैसे? सामंतवादी व्यवस्था ने जन्म लिया। सामंतों ने क्या किया? अपने आप को राजा घोषित करवाने के लिए ब्राह्मणों को घूस दिया कि भैया आप समाज में जाओ, चिल्ला के बताओ, बोल बोल के समझाओ सबको कि आपका राजा ये है और हम आपको ये वाली चीज दे देंगे। सामंतों ने ब्राह्मणों की मदद से अपने आप को एक राजा के रूप में साबित कर लिया। बदले में उन लोगों ने क्या किया? ब्राह्मणों को जागीरें प्रदान की। अब जो पुजारी जी कल पंडित बन के कथा कह रहे थे किसी मंदिर में, आज वो 500 बीघा या 500 एकड़ के मालिक बन गए, जागीरदार बन गए। अब वो कथा कहेंगे, वो अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाएंगे रहने, क्योंकि वहां पे उनकी जमीन है, वहां के जागीरदार हैं। इससे क्या होगा? उनके आवास भी अस्थायी हो गए। उन्होंने अपना वो कथा जो पूजा वाला काम था उनका, पूजा वाला काम छोड़े, वो खेती गृहस्थी में आ गए अपने। ठीक है। यादव जो थे, जो दूध का व्यापार कर रहे थे, वो लोग व्यापार में लग गए। दूध का जो मामला था उनका, दूध दोने का काम कर रहे थे, वो व्यापार में लग गए। अब इतनी बड़ी जमीन का मालिक जो व्यक्ति बन के बैठा हुआ है, वो चरागाह की भी जमीन होगी, वो जानवर भी पालेगा, वो भी दूध निकालेगा। अब मध्यकाल में कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जिसमें ना तो उनके व्यवसाय स्थिर रहे, ना तो उनके आवास स्थिर रहे, खास करके इस जागीर मिलने की स्थिति में। क्लास 7 वाली एनसीईआरटी, मेरे ख्याल से उसका वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं होगा तो अपलोड कर देंगे हम। ठीक है। कुछ के पास जमींदारी भी थी, सरकारी सेवाओं में भी थे ब्राह्मण। अब के ब्राह्मण क्या हो गए? नौकरी भी कर रहे हैं, व्यापार भी संभाल रहे हैं, जमींदारी भी संभाल रहे हैं। इस तरह बस बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग काफी सफल और आर्थिक रूप से संपन्न थे, तथा धन का उपयोग उच्च जातियों के लिए निर्धारित कर्मकांड में सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया करते थे। इसी तरह देश के कई हिस्सों में जातिगत हैसियत काफी अस्थिर बन गई। जाति परिषदें, पंचायतें जाति के प्रधान जुर्मानों, प्रायश्चित जाति निष्कासन द्वारा जाति के नियमों को सख्ती से लागू करते थे। ठीक है। तो मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीला, दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थे। मुसलमानों में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। आप में भी होते हैं ना, मुसलमानों में भी क्या शेख, पठान और क्या होते हैं, इसमें भी कई प्रकार की जातियां होती हैं, है ना। आप लोग विभाजित नहीं थे भाई। हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समानता का निर्देश दिया था। ठीक है। तुरानी, हिंदुस्तानी मुसलमान, सामंत और अधिकारी बहुधा एक दूसरे से अलग रहते थे। ठीक है। इस्लाम स्वीकार करने वाले अनेक हिंदू अपनी जाति को नए धर्म में भी ले आए और वे उसकी विशेषताओं को व्यवहार में रखते थे, यदि वो ऐसा पहले की अपेक्षा कम सख्ती से करते थे। इसके अलावा शरीफ मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान, मुल्ले, फौजी, अफसर शामिल थे, अजलाफ मुसलमानों या निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरह से नीची निगाह से देखते थे जैसे उच्च जाति के हिंदू नीची जाति के हिंदुओं को देखते थे। अभी जैसे मसरूफा बताई हैं, सेम वही चीजें हैं। ठीक ना। हिंदुओं में जैसे होता है वैसे ही इनमें भी होता है। ओके। अजलाफ, निम्न वर्ग के जो मुसलमान होते हैं उनको अजलाफ बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्न वर्ग के मुसलमानों को उसी तरीके से 18वीं सदी के भारत में परिवार की व्याख्या पितृसत्तात्मक थी। जो परिवार की व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक, मतलब परिवार में वरिष्ठ पुरुष सदस्य का बोलबाला था। 18वीं सदी का जो समाज था वो कैसा था भाई? वो पितृसत्तात्मक समाज था। संपत्ति में दाय भाग सिर्फ पुरुषों को ही मिलता था, लेकिन केरल के नायर समुदाय में परिवार मातृ प्रधान था। तो आपसे एक सवाल ये पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है, 18वीं सदी का भारत पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक था, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि भारत का ही अंग है, तो केरल में जो समाज, जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो होती है मातृसत्तात्मक व्यवस्था। इसलिए आपको इस स्टेटमेंट को गलत करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं ज्यादातर मामले में भारत पारिवारिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाला देश रहा 18वीं सदी के दौरान। 18वीं सदी का भारत, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी तो केरल में नायर जो समुदाय वो मातृ प्रधान। केरल के बाहर औरतों पर पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था। उनसे आशा भी की जाती थी वो माताओं, पत्नियों की ही भूमिका निभाएं। इन रूपों में उनको काफी आदर सम्मान दिया भी जाता था। यहाँ तक कि युद्ध और अराजकता के समय भी औरतों को बिरले तंग किया जाता था, उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता था। ठीक है। 19वीं सदी के आरंभ में एक यूरोपीय पर्यटक FJ दुबाचे ने टिप्पणी की, एक हिंदू औरत कहीं भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है,
और उसे अकर्मण्य आवारा लोगों की ढीठ निगाहों, दिल्लगियों का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती हैं एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई अत्यंत निर्लज्ज लंपट स्वप्न में भी नहीं ला सकता। ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये किसका कथन है? ये स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सके और वो किस शताब्दी की बात है या किसके द्वारा कहा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ओके सर। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। और हमें लगता है कि तो नहीं था, इन्होंने जो बताया वो हो सकता है ये बढ़ चढ़ के बता रहे हो मगर तत्कालीन तो कोई अपना अलग व्यक्तित्व नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अपवाद नहीं हुए। अहिल्याबाई एक अपवाद है। वो अकबर के समय में जो एक महिला हुआ करती थी जिससे अकबर को लड़ाई लड़नी पड़ी, है ना? या फिर साहू जी महाराज की जिससे लड़ाई हुई, वो भी तो एक रानी थी। आपने रानी जिंदन का नाम सुना होगा। रानी जिंदन, हमने सिख साम्राज्य पढ़ा तो जिंदन का नाम कैसे भूल सकते हैं? रानी दिद्दा, दिद्दा का नाम सुना होगा आपने। ये सब कौन है? कुछ महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं बस। क्या महिलाएं भारत में सिर्फ इतनी ही थी? बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन कुछ के ही नाम हम जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर इंदौर पर 1766 से 1796 तक बड़ी सफलता के साथ शासन किया। 18वीं सदी की राजनीति में कई अन्य हिंदू मुसलमान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। कब की बात है? 18वीं सदी की राजनीति में। यह आपका स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है प्रश्न। उच्च वर्गों की महिलाओं को घर से बाहर काम नहीं करना होता था, मगर कृषक औरतें, हाँ, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कृषक औरतें आमतौर से खेतों में काम करती थी। गरीब वर्गों की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुधा अपने घरों से बाहर जाकर काम करती थी। अधिकतर उत्तर भारत के उच्च वर्गों में ही प्रचलित था। ठीक है? दक्षिण भारत में उनका प्रचलन नहीं था। लड़के लड़कियों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। सभी शादियां परिवार के प्रधान तय करते थे। लड़के लड़कियों को सीखे पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी। 18वीं सदी के भारत की बात है कि पुरुषों को एक से अधिक महिला रखने की इजाजत थी, लेकिन समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतः एक ही पत्नी रखते थे। ठीक है ना? ध्यान रखना। दूसरी ओर एक औरत से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करेगी। बाल विवाह प्रथा सारे देश में प्रचलित थी। आपको यह बात पता होनी चाहिए, होना चाहिए। कभी कभी, और 18वीं सदी की बात हो रही है तो ये आपको बिल्कुल डाउट नहीं है कब की बात की जा रही है। कभी कभी बच्चों की शादी केवल 3 या 4 वर्षों की उम्र में कर दी जाती है। उच्च वर्गों में शादियों पर भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की कुप्रथा प्रचलित थी। 18वीं सदी की में भी ये दहेज जैसी बीमारियां समाज में घर कर गई थी। दहेज की कुप्रथा खासकर बंगाल और राजपूताना में व्यापक रूप से प्रचलित थी। बंगाल राजपूताना में प्रचलित थी दहेज की कुप्रथा, खास करके यहाँ प्रचलित थी। महाराष्ट्र में से कुछ हद तक पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से दबाया था। तो दहेज प्रथा को दबाने का काम महाराष्ट्र क्षेत्र में किसने किया था? पेशवा ने किया था भाई। जाति प्रथा, जी सर टीपू सुल्तान ने भी किया था। टीपू सुल्तान ने भी किया था। जाति प्रथा के अलावा 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियां थी। 18वीं सदी के भारत की 2 बड़ी सामाजिक कुरीतियां पता होनी चाहिए। एक है सती प्रथा, दूसरी है विधवा की खराब अवस्था। जानते हैं आप लोग कि सती प्रथा के अंतर्गत एक विधवा अपने मृत पति के शव के साथ जल मरती थी। यह अधिकतर राजपूताना, बंगाल, उत्तरी बंगाल के अन्य हिस्सों में प्रचलित थी। सती प्रथा दक्षिण में प्रचलित नहीं थी। आपको यह भी बात पता होना चाहिए। मतलब 18वीं सदी का भारत पूरी तरह से सती प्रथा की चपेट में था। तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तरी भारत में मौजूद था, दक्षिण भारत में ये नहीं था। और ये खास करके उत्तरी भारत में कहां मिलेगा आपको? आपको मिलेगा राजपूताना में, बंगाल में, है ना? खास करके राजपूताना बंगाल में भी सती प्रथा का प्रचलन केवल राजा, सरदार, बड़े जमींदार, उच्च जातियों की विधवाएं फिर से शादी नहीं कर सकती थी। ये जो सती प्रथा का प्रचलन था वो सिर्फ राजा, सरदार, उदार में होता था, सब में वो भी नहीं था। इसका मतलब है क्या है कि पूरा का पूरा राजपूताना में ये चीजें नहीं थी, क्योंकि पूरा का पूरा राजपूताना क्या राजा ही था। बात भी याद रखिए। ये तो कुछ क्षेत्र और जातियों, उदाहरण के महाराष्ट्र के गरीब ब्राह्मण, जाट, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में विधवा पुनर्विवाह काफी प्रचलित था। महाराष्ट्र में कहा विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था? महाराष्ट्र के गैर ब्राह्मणों में, जाट में, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में ये प्रचलन था, देखने को मिलता है। हिंदू विधवा की अवस्था आमतौर से दयनीय होती, तो उसके कपड़े, भोजन, आने जाने आदि सब पर सब प्रकार से प्रतिबंध थे। आमतौर से उम्मीद यह की जाती थी कि वो सांसारिक सुखों को त्याग देगी, अपने पति या भाई के परिवार के सदस्यों की निस्वार्थ सेवा करेगी। ठीक है, ध्यान रखना। वह अपने ससुराल या मैके में ही रह सकती थी। मैके मतलब क्या बोलते हैं? मैके होता है जो उनके मम्मी पापा का घर होता है महिला के, उसको बोलते हैं। हम सब क्या बोलते हैं? नैहर।
ठीक है। भारतीय विधवाओं के कठिन और कठोर जीवन को देखकर संवेदनशील बहुधा द्रवित हो जाते थे। ठीक है। आमेर के राजा सवाई जयसिंह, मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। तो हमको 18वीं शताब्दी के दो ऐसे मुख्य व्यक्तियों के नाम मालूम हो रहे हैं जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाया तो था, प्रयास भी किया कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, लेकिन वो उस हद तक सफल नहीं हो सके। लेकिन प्रयास तो दोनों ने किया ही था। नहीं, एक मराठा सेनापति परशुराम भाऊ हैं और दूसरे हैं सवाई राजा जयसिंह। सवाई राजा जयसिंह के बारे में क्या मालूम आपको? इनको किसी ने मिर्जा की उपाधि दी, किसी ने इनको सवाई की उपाधि दी। इन्होंने ये मालवा के शासक थे ना, मालवा इनके अंडर में किया गया था, है ना? यस सर। फर्रुखसियर का नाम याद है? 1719 का समय याद है? बस इतना ही समझो। 18वीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़े। बेशक पिछली सदियों से सांस्कृतिक निरंतरता कायम रखी गई, मगर साथ ही भारतीय संस्कृति पूरी तरह परंपरावादी बनी रही। तत्कालीन सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च अधिकतर शाही दरबार, शासक, सामंत, सरदार वहन करते थे। सांस्कृतिक क्रियाकलापों का खर्च कौन करता था? ये लोग। मगर उनकी आर्थिक हालत खराब होने के साथ सांस्कृतिक कार्यों की धीरे धीरे अवहेलना होने लगी और उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजा, राजकुमार, सामंत के संरक्षण पर निर्भर होती थी। ये बात सबसे अधिक मुगल वास्तुकला चित्रकारी के लिए सही थी। मुगल शैली के अनेक चित्रकार प्रांतीय दरबारों में चले गए। कहाँ गए थे मुगल शैली के चित्रकार? देखो तो कहाँ गए थे? हैदराबाद चले गए, लखनऊ आ गए, कश्मीर भाग गए, पटना चले गए। पटना में आए तो पटना कला बन गया। साथी चित्रकारी की नई शैलियों का जन्म हुआ। उन्होंने उपलब्धियां भी प्राप्त की। कांगड़ा, राजपूत शैलियों के चित्रों ने नई तेजस्विता और रुचि प्रदर्शित की। मुगल सत्ता के पतन के दौर में ये दो शैलियां हैं, कांगड़ा और राजपूत शैली। इनकी चित्रों ने क्या किया? नई तेजस्विता और रुचि को पैदा किया। यही नहीं, वास्तुकला के क्षेत्र में लखनऊ का इमामबाड़ा तकनीक की निपुणता, नगर वास्तुकलात्मक रुचि में उत्कर्ष को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ इमामबाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? किस चीज का प्रतीक है? निपुणता का प्रतीक है भाई, तकनीक की निपुणता का प्रतीक है, नगर वास्तुकलात्मक रुचि में उत्कर्ष का प्रतीक है लखनऊ का इमामबाड़ा। कभी आप लखनऊ जाए ना तो इमामबाड़ा जरूर देखना। दूसरी ओर जयपुर शहर, उनकी इमारतें ओजस्विता की निरंतरता के उदाहरण है। जयपुर शहर 18वीं सदी में संगीत विकसित होता और फलता फूलता रहा। इस क्षेत्र में मोहम्मद शाह के शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलती। जो हमारा रंगीला बादशाह है, मोहम्मद शाह जिसका नाम है, उनके समय में क्या देखने को मिलता है? संगीत के क्षेत्र में विकास देखने को मिलता है अच्छा खासा। लगभग सभी भाषाओं में कविता का जीवन से संबंध टूट गया और वह अलंकारिक, कृत्रिम, यंत्रवत, परंपरागत हो गई। ठीक है, इस समय में 18वीं सदी में उसकी निराशावादिता ने हताशा और दोष अन्वेषण की व्याप्त भावना को प्रदर्शित किया, जबकि उसकी विषय वस्तु ने उसके संरक्षकों, सामंती, अमीरों, राजाओं के आध्यात्मिक जीवन में गिरावट को व्यक्त किया। 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन का एक उल्लेखनीय पहलू था उर्दू भाषा का प्रसार, उर्दू कविता का जोरदार विकास। साहित्यिक जीवन का जो एक उल्लेखनीय पहलू है, इसमें उर्दू भाषा का प्रसार और उर्दू कविता का जोरदार विकास हुआ था 18वीं सदी के साहित्यिक जीवन में। ठीक है, उर्दू धीरे धीरे उत्तर भारत कुछ वर्गों के परस्पर सामाजिक संपर्क का माध्यम बन गई। ध्यान रखना, ऐसा हुआ है। यद्यपि उर्दू कविता की भी वही कमजोरियां थीं जो अन्य भारतीय भाषाओं समसामयिक साहित्य की थी। उसने मीर, सौदा, नजीर, 19वीं सदी की महान प्रतिभा मिर्जा गालिब जैसे प्रखर कवियों को पैदा भी किया। उर्दू की ही देन रही है। इन सबके नाम ऐसे तो नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी कभी मान लो ऐसा बताना ही पड़े तो आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे। मलयालम साहित्य में भी पुनर्जीवन देखा गया, विशेषकर त्रावणकोर शासकों मार्तंड वर्मा, राम वर्मा के संरक्षण में। तो मार्तंड वर्मा और राम वर्मा के संरक्षण में मलयालम साहित्य का विकास हुआ है, पुनर्जीवन हुआ। कहाँ के शासक थे? त्रावणकोर के। केरल का एक महान कवि कुंचन नंबियार इसी समय हुआ। इसी समय मतलब इन्हीं के समय पे रहा है कुंचन नंबियार। आपसे पूछा जा सकता है कवि कुंचन नंबियार किस क्षेत्र से संबंधित है, किस साहित्यिक परंपरा से संबंधित है, या किस भाषा के कवि हैं? तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। किसके समकालीन है ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसने आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविता लिखी, आपसे पूछा जा सकता है ये भी। कुंचन नंबियार कौन थे जिन्होंने जनप्रिय कविता, आम बोलचाल की भाषा में जनप्रिय कविताएं लिखी? तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 4-5 ऑप्शन आएंगे उसमें, और हो सकता है 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ऐसे करके भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, 18वीं सदी केरल में कथकली साहित्य, नाटक, नृत्य का भी पूर्ण विकास हुआ। अनोखी वास्तुकला, भित्ति चित्रों वाला पद्मनाभना राजप्रसाद भी 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। पद्मनाभना राजप्रसाद क्या है भाई?
एक अनोखी वास्तुकला है, भित्ति चित्रों सहित है, भित्ति चित्रों सहित है, पद्मनाभना राजप्रसाद। पद्मनाभ स्वामी मंदिर मेरे ख्याल से 18वीं शताब्दी में बनाया गया है ना। तायु मानवर, तायु मानवर कौन है? 1706 से 1744 तक रहे। तमिल में सित्तर काव्य का एक उत्कृष्ट प्रवर्तक था। सित्तर काव्य के बारे में हमने कब पढ़ा है भाई? हमने पढ़ रखा है कक्षा 8 वाली एनसीईआरटी में, आप लोगों को अगर ध्यान है तो। ठीक है। अन्य सित्तर कवियों की तरह उसने मंदिर शासन क्या किया? इसने, तायु मानवर ने मंदिर शासन, जाति प्रथा की कुरीतियों का विरोध किया। तायु मानवर के बारे में पता होना चाहिए। असम में साहित्य अहोम, अहोम, अहम नहीं है, ये अहोम है भाई, अहोम राजा। कैसे लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे देख लो। अहोम राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ असम में। गुजरात के एक महान गीतिकार हैं दयाराम ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान अपनी रचनाएं लिखी। कई बार पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे नाम दे दिया गया, इधर तायु मानवर दे दिया गया, उधर कुंज, इनका क्या नाम था जो अभी नंबियार है, कुंचन, कुंचन नाम दे दिया जाए, नंबियार दे दिया जाए, या फिर दयाराम नाम दे दिया जाए, फिर सामने दे दिया जाए केरल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तो आपको ऐसा भी तो करना ना, सही सुमेलित करना है, सही सुमेल करना है, या मिलान कीजिए, जैसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो हमको इतना तो पता रहना चाहिए ना कि दयाराम किस क्षेत्र से संबंधित हैं, नंबियार कहाँ से संबंधित हैं, तायु मानवर कहाँ से संबंधित हैं। बात समझ रहे ना? तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। साहित्य के मामले में असम के साहित्य का विकास किसके समय में हुआ? ये केरल में जो साहित्य का विकास हुआ, मलयालम साहित्य का विकास हुआ, किसके समय में हुआ? इस तरीके से चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। पंजाबी की मशहूर प्रेम महाकाव्य हीर रांझा की कहानी वारिस शाह ने इसी काल में लिखी। सिंधी साहित्य के 18वीं शताब्दी विशाल उपलब्धियों की अवधि थी। इसी दौरान शाह अब्दुल लतीफ ने अपना प्रसिद्ध कविता संग्रह रिसालो, रिसालो किसका है? शाह अब्दुल लतीफ की रचना है भाई, कविता संग्रह है रिसालो। सचल और सामी शताब्दी के अन्य महान सिंधी कवि थे। सचल और सामी कौन है? तो सिंधी कवि हैं जो 18वीं शताब्दी के ही हैं। भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी क्या थी? विज्ञान के क्षेत्र में सारी 18वीं शताब्दी के दौरान भारत पश्चिमी देशों से विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में काफी पिछड़ा रहा। पिछले 200 वर्षों से पश्चिमी यूरोप में वैज्ञानिक आर्थिक क्रांति चल रही थी, जिससे आविष्कारों अनुसंधानों की बाढ़ सी आ गई थी, वहां पे आई थी। ठीक है, बाढ़ से आ गई थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण धीरे धीरे पाश्चात्य मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था, और यूरोपीय दार्शनिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक दृष्टिकोण यूरोपीय संस्थानों में क्रांति लाता जा रहा था। ठीक है, वो दौर था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? इनकी तकनीकी प्रगति को बढ़ाया, तकनीकी कुशलता को बढ़ा दिया, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। बात समझ रहे ना? ये वो समय यूरोपियों की डिमांड, यूरोपियों की जरूरत थी, वो मजबूरी थी, उनको सीखना था वो चीज। क्योंकि आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री क्योंकि सब्जेक्ट में तो सिलेबस में नहीं है बीपीएससी के, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो कभी आप पढ़ेंगे जब, तो उसमें आपको कई सारे ऐसी चीजें मिल जाएंगी ना, जैसे कि सब कुछ होने के बावजूद भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में ही क्यों हुई, या फिर यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में ही क्यों हुई। वो उनकी अपनी भौगोलिक स्थिति है वैसी, इसलिए वहां पर हुआ, उस सब की शुरुआत हुई। ठीक है, तो दूसरी तरफ भारतीय, जिन्होंने पुराने जमाने में गणित, प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, कई शताब्दियों से विज्ञान की उपेक्षा करते आ रहे थे। भारतीय मस्तिष्क अब भी परंपरा से बधा था। सामंत और आम जनता दोनों काफी अंधविश्वासी थे। भारतीय करीब करीब पूरी तरह पश्चिम में प्राप्त वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक उपलब्धियों से अनभिज्ञ थे। यूरोप में चुनौती का जवाब देने में वे असफल थे। 18वीं शताब्दी के भारतीय शासकों ने लड़ाई के हथियार, सैनिक प्रशिक्षण की तकनीकों को छोड़कर किसी भी पश्चिमी चीज में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। टीपू सुल्तान को छोड़ दिया जाए तो वे सभी मुगलों, 16वीं 17वीं सदी के दूसरे शासकों से विरासत में प्राप्त विचारधारात्मक उपकरणों से संतुष्ट थे, इसमें कोई शक नहीं। तो भारतीय जो शासक थे, उन पर यूरोपियों का जो आधिपत्य हुआ, या उनकी सेना जो भारतीय राजाओं की सेना पर हावी हुई, उसका एक मूल कारण यह भी है कि हमने क्या किया, जो हमारे युद्ध के तरीके थे वो परंपरावादी ही रहे, हमने उसमें कोई बदलाव की कोशिश तक नहीं की। हमारा मानना क्या है, हम पीठ पे वार नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे भाई? दुश्मन है, दूसरे तरफ मार कर पीछे से मारो उसको। बात समझ रहे हैं ना? हम उसके पास में जाके मारे, अरे तुम जब तक पास में जाओगे ना तब तक 2 गोली दे देगा, तुम्हें 2 गोली देकर सुला देगा। बात समझ रहे हैं ना? वो तलवार के बल पर लड़ाई करते थे।
सर पहली बार बारूद से लड़ा भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी क्या थी कि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में थी। और ये यहाँ से था। 18वीं शताब्दी के भारतीय शासकों ने लड़ाई के हथियारों, सैनिक प्रशिक्षण तकनीकों को छोड़ किसी भी पश्चिमी चीज में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। टीपू सुल्तान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उधर अपनी रुचि ली थी। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी बहुत बौद्धिक हलचल भी थी, क्योंकि किसी भी जमाने में सारी जनता, उसकी संस्कृति पूरी तरह स्थिर और जड़ नहीं रहती। प्रौद्योगिकी में थोड़ा बहुत परिवर्तन, विकास तो हो रहा था, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी और क्षेत्र काफी सीमित थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पश्चिमी यूरोप में होने वाले विकास की तुलना में कुल मिलाकर ये नगण्य थे भाई विज्ञान के क्षेत्र में। अब ये नहीं बोला जा सकता है कि 18वीं शताब्दी का भारत प्रौद्योगिकी के मामले में पूरी तरह से नगण्य था, पूरी तरह से क्या था, जड़ था। ये बोलना गलत हो जाएगा। उस समय भी हमारे यहाँ थोड़ी बहुत हलचल होती थी, लोग थोड़ा बहुत जानने का प्रयास तो करते ही थे। हाँ, वो अलग बात है कि उतना विस्तृत नहीं था, ये उतना व्यापक स्तर पर नहीं होता था इसका प्रचार प्रसार। ये अंतर भले हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से पूरी की पूरी जनता जड़ बनी हुई थी प्रौद्योगिकी के मामले में। तो ये बात आपको ये बात गलत है। ठीक है ना। विज्ञान के क्षेत्र में जो कमजोरी रही उस समय के अत्यंत विकसित देश द्वारा भारत को पूरी तरह गुलाम बनाए जाने के बहुत दूर तक जिम्मेदार रही है। तो हमको एक चीज और पता हो गया। मान लीजिए आपने कभी नहीं पढ़ा है कि यूरोपियों का भारत पर जो अधिकार हुआ उसके मूल कारण क्या रहे हैं। मूल कारण के रूप में हो सकता है आपको विज्ञान की प्रगति ना समझ में आए, लेकिन यहां से आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण यूरोपियों द्वारा भारत पर अधिकार जमाने में सहायता मिली थी। ठीक है, तो ये विज्ञान की प्रगति, सत्ता और संपदा के लिए संघर्ष, आर्थिक पतन, सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक जड़ता ने भारतीय जनता के एक बड़े भाग के चरित्र पर बल पर गहरा और नुकसानदेह असर डाला। जॉन मेलकम की यह टिप्पणी हमको याद रखनी चाहिए कि मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों खूबियों को संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। ये भारतीयों के लिए ही कहा गया है, 1821 में कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया ये पता होना चाहिए, ये किसके लिए कहा गया ये पता होना चाहिए, कब की बात है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कई सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। खासकर उसने चोरी, मदासक्ति, हिंसा जैसे आम दुर्गुणों के अभाव की प्रशंसा की। किसने की है? मेलकम महोदय ने। इसी प्रकार क्रॉनफर्ड एक अन्य यूरोपीय है, उसने लिखा क्या कि नैतिकता के उनके नियम उदार हैं, सत्कार, परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्हें कहीं भी उतने व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना हिंदुओं में देखा जाता है। ये क्यों कह रहा? क्रॉनफर्ड महोदय कह रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं सदी के जीवन की एक बड़ी विशेषता रही है। 18वीं सदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के मित्र बन गए थे। यदि अब तत्कालीन सामंत सरदार आपस में अनवरत लड़ते रहे, अब सरदारों का क्या है, शासकों का क्या है, आम जनता को क्यों लड़ना किसी से? आम जनता तो मिल बांट के खाएगी। उनकी लड़ाइयां, उनके गठजोड़ बिरले ही धर्म के भेदभाव पर आधारित थे, और जो लड़ाइयां होती थी वो किसी जाति या धर्म को लेकर नहीं होती थी। वो सिर्फ उनकी लड़ाइयां जो होती थी वो कहीं ना कहीं उनके सीमा क्षेत्रों को लेकर लड़ाइयां होती थी, उनके साम्राज्य को लेकर लड़ाई होती थी। बात समझे? और याद रखना, अकबर की जो नीति रही ना राजपूतों वाली या महाराणा प्रताप को हराने वाली नीति, उसमें यह नहीं था कि हम मुगल हैं, ये राजपूत इनको हराना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा शासन कैसे चलेगा। राजपुताने पर निगाह करने का अकबर का मेन मकसद था कि वो अपने व्यापार व्यवसाय को सही ढंग से चलाए रखना चाहता था, उस साम्राज्य को बड़ा करना चाहता था। किसी जाति से, किसी विशेष धर्म से कोई मतलब नहीं था उस व्यक्ति को। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ से ही होकर उनका व्यापारिक मार्ग गुजरता था, उस रास्ते को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसलिए उनको महाराणा प्रताप से युद्ध करना पड़ गया। इसीलिए वो महाराणा प्रताप के पीछे इतने पड़े थे कि भाई समझौता, संधि कर लेते हैं, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे अपना। बात समझे? ध्यान रखिएगा, छोटे सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते थे, देश में सहिष्णुता, यहां तक कि मेल जोल की भावना व्याप्त थी। हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे। यह कथन विशेषकर गांव और शहरों की आम जनता के लिए सही था, जो धर्म के भेदभाव का ख्याल किए बिना एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह हिस्सा लेते थे। बात समझे? पर सहयोग करते थे। एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम संस्कृति या समान तौर तरीकों दृष्टिकोणों का विकास बेरोक टोक जारी रहा। हिंदू लेखकों ने बहुधा फारसी भाषा में लिखा और मुसलमान लेखकों ने हिंदी, बंगला, अन्य देशी भाषाओं में भी लिखा।
ये लेखन शैली के मामले में भी ये आपको अलग नहीं देखने को मिले, मिश्रित शैली देखने को मिलती है। मुसलमान लेखकों की विषय वस्तु बहुधा हिंदू सामाजिक, इस मामले में भी आप सोच सकते हैं जीवन, धर्म, राधा कृष्ण, सीताराम, नल दमयंती होती थी। उर्दू भाषा और साहित्य के विकास ने हिंदू मुसलमानों के संपर्क का नया क्षेत्र प्रस्तुत किया। धार्मिक क्षेत्र में भी हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन, मुसलमानों में सूफी मत के प्रसार के फलस्वरूप पिछले कुछ शताब्दियों से जो पारस्परिक प्रभाव और सम्मान की भावना विकसित हो रही थी वह बढ़ती रही। और आप लोगों को ये सिद्धों की पूजा करते थे और अनेक मुसलमान भी हिंदू देवता संतों के प्रति समान श्रद्धा रखते थे। मुसलमान शासक, सामंत, जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहार जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा में भाग लिया। मुसलमान शासक कई सारे ऐसे सामंत हुआ करते थे। अवध के जो नवाब हुआ करते थे वो सब हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेते थे। दिल्ली फिर से औरंगजेब के बारे में भी मुसलमान शासक, सामंत, जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहार में भाग लिया। इसी तरह हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूसों में हिस्सा लिया। हिंदू अधिकारी, जमींदार दूसरे मुस्लिम त्योहारों में आगे रहते थे। आज के समय में भी ये व्यवस्था भी भाग लेते हैं। चलिए, नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौरा के राजा किया करते थे। ये नागौर कहाँ भाई? नागौर जिला है राजस्थान में, है ना। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। और सर हैदर अली ने भी मंदिर हाँ, की हैदर मरम्मत अली करवाई। टीपू सुल्तान भी, देखिए ना, टीपू श्रृंगेरी के मंदिरों को भी आर्थिक मदद दिया करता था। उल्लेखनीय बात है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे महान भारतीय राजा राम मोहन राय हिंदू, इस्लामी दार्शनिक और धार्मिक सिद्धांतों से समान रूप में प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि धार्मिक संबद्धता ही सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में अलगाव का मुख्य मुद्दा नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के जीवन के तौर तरीके जितने समान थे उतने हिंदू उच्च वर्ग और निम्न मुस्लिम उच्च वर्ग निम्न वर्ग के नहीं थे। इसी तरह क्षेत्र या इलाके अलगाव के मुद्दे बनते थे। क्षेत्र या इलाके उनके अलगाव के मुद्दे बन जाते थे। मतलब कोई राजा है भैया, मालवा का राजा मारवाड़ वाले को मारवे करेगा, उसको साम्राज्य फैलाना अपना, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान होगा, लड़ाई तो करनी है उन्हें। तो उन्होंने क्षेत्र के उस पे अलगाव वाला मुद्दा रहा इन सबका। एक क्षेत्र के लोगों के बीच धर्म भिन्न होने पर भी जितनी सांस्कृतिक एकता थी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, उतनी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक धर्म के लोगों के बीच नहीं थी। गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का ढर्रा शहर के लोगों से अलग होता था। ये आपका हो गया चैप्टर समाप्त। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। मनसब क्या है पता होना चाहिए। खालसा भूमि क्या भाई, मिसल क्या है, चौथ सरंजामी व्यवस्था, जमींदार, सरदेशमुखी, जागीरदार, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सरंजामी व्यवस्था क्या थी, कौन बता रहा है?